जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपसे वादा किया था कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट निकल जाने दीजिए अगला कॉन्ट्रैक्ट का जो वीडियो आएगा वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का आएगा और हम जो कंटिजेंट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस को भी क्लियर करेंगे। तो उसी वादे को पूरा करते हुए, उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज का ये वीडियो में लेकर आया हूँ। यानी कि मैं अपने वादे पे कायम हूँ, मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, मैं अपनी पार्ट का जो परफॉर्मेंस है वो कर रहा हूँ। आपको अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करना है और वो ये करना है कि चैनल के सामने जो लाल रंग का बटन दिख रहा है ना, जिस पे सब्सक्राइब टाइप का कुछ लिखा हुआ है, उसको दबा के एकदम ठोक के बजा दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए ताकि मेरी रीच, मेरे वीडियो, मेरी कंटेंट और भी लोगों तक पहुँच कर उनकी मदद कर सके। तो सीधा सीधा आते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ कुछ मायने में वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें और उसमें ये अंतर होता है कि जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो अनसर्टेन इवेंट होता है वो फ्यूचर का भी हो सकता है और वो पास्ट का भी हो सकता है, और उसमें किसी एक पार्टी को फ़ायदा होता है तो दूसरे को नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे टोटली बेस होता है। इसमें कोई भी पास्ट जो इवेंट है उस पर हम लोग कंटिजेंसी नहीं लगा सकते, इसमें केवल फ्यूचर पे ही कंसिस्टेंसी लगाते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसमें एक पार्टी को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को भी एक तरह से ये नहीं कह सकते कि नुकसान होता है। ये एक ही पार्टी कंसिडरेशन दे रही होती है और यहाँ पर दो एक्ट हो रहे होते हैं, दो इवेंट्स हो रहे होते हैं, जिनमें पहला इवेंट होता है सब्सिक्वेंट इवेंट और दूसरा होता है कोलैटरल इवेंट। इन दोनों के बारे में हम आगे ही बात करेंगे। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इसकी लैंग्वेज कुछ इतनी डिफ़िकल्ट दे के रखें कि एकदम हवा बना दिए हैं। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं और उदाहरण हम यूज करेंगे हमारे सर के द्वारा दिया गया एक उदाहरण। तो आई होप कि आप लोगों ने वो छुप छुप के मूवी देखी होगी, शाहिद कपूर वाली, जिसमें शाहिद कपूर गूंगे बने होते हैं। उस मूवी से जुड़ा एक वाक्य है, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जैसा कि सबके कॉलेज में होता है, सबके साथ होता है कि जब आप सेमेस्टर्स में होते हैं या कॉलेज टाइम में क्लास वगैरह कर रहे होते हैं, तो जब पेपर्स आते हैं तो आप अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कशन करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को डिस्कस करके फिर पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी वगैरह करते हैं। मेरा भी एक दोस्त था उस टाइम पे, तो हम लोग डिस्कस करके हम लोग बांट लिया करते थे कि इस यूनिट का इतना टॉपिक तुम पढ़ोगे और इस यूनिट का इतना टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो एक दिन मैंने लंच के बाद उसको फ़ोन किया और बोला हेलो भाई क्या हाल चाल। उसने बोला बढ़िया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रहा है भाई खाना खा के मूवी देख रहे हैं। मैंने कहा कौन सी मूवी देख रहे हैं भाई? कह रहा है छुप छुप के। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कशन, टॉपिक वगैरह करना शुरू किया और फिर नेक्स्ट डे सेम मैंने यही प्रक्रिया अपनाई। फिर से हम खाना वाना खा के बैठे कापी किताब लेके और फिर मैंने उसको फ़ोन किया हेलो भाई क्या हाल है, सब बढ़िया? कह रहा हाँ सब बढ़िया। मैंने कहा खाना वाना खा लिया? कह रहा हाँ खा लिया। मूवी देख रहे हैं। मैंने कहा कौन सी मूवी देख रहा है? कह रहा है भाई छुप छुप के। मैंने कहा चल ठीक है, क्या पता कल पूरी नहीं हो पाई हो तो आज पूरा कर रहा हो। तीसरे दिन फिर से यही हुआ और चौथे दिन भी जब मैंने फ़ोन किया फिर से वही चीज़ हुआ। मैंने पूछा भाई क्या हाल चाल है? कह रहा है सब बढ़िया भाई, खाना खा ली, मूवी देख रहा है। मैंने कहा कौन सी मूवी? कह रहा है भाई छुप छुप के। मैंने कहा भाई कौन सा माल फूंकता है यार तू, कितने दिन हो गए तू एक मूवी नहीं कंप्लीट कर पा रहा है? तो कह रहा है भाई मूवी कंप्लीट तो कब का हो गई थी, ये मैं रिपीट टेलीकास्ट पे देखता हूँ, ये मूवी मुझे अच्छी लगती है इसलिए इसको बार बार देखते हैं, ये मेरा डेली का रूटीन है कि खाना खाने के बाद ये मूवी देखनी होती है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा मेरे भाई पहले लोग कहते थे तो मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू कुछ ना कुछ नमक सूंघ रहा है भाई। ठीक है, ऐसे कोई ये हरकतें नहीं करता। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि हाँ यार काफ़ी सही मूवी है, बार बार देखी जा सकती है, लेकिन इतनी भी बार मत देखो कि सामने वाला आपको पागल समझ ले। तो छुप छुप के मूवी में एक कैरेक्टर है अपने परेश रावल जी, बहुत ही चौकस कैरेक्टर करते हैं किरदार, और इनका नाम है इसमें गुंडिया भाव। ठीक है, गुंडिया भाव को हम लोग जीबी लिखते हैं यहाँ पे। तो गुंडिया भाव ने काफ़ी लोगों से उधार वगैरह लेके रखा था, बहुत सारे लोगों का पैसा लेके रखा था। तो वो सबके सब, वो एक स्टार्टिंग का एक सीन है ना जहाँ पे ये घाट पे खड़े होते हैं, जहाँ पे नाव वगैरह लगती हैं, वहाँ पे घाट पे खड़े होते हैं और अपनी नाव का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तब तक क्या होता है कि जो एक क्या इनका प्रभात सिंह चौहान, ये ओमपुरी जो किरदार करते हैं प्रभात सिंह चौहान, वो आ जाते हैं वहाँ पे, तो इनसे पैसे मांगने लगते हैं। सेम सीन यहाँ पर भी हुआ। गुंडिया भाव अपना वो कोस्टल एरिया पे खड़े हुए थे, डॉकयार्ड पे खड़े हुए थे अपने नाव के इंतज़ार में। तब तक इनके 4 लेनदार आ गए। मानो कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने जो प्रभात सिंह चौहान हैं, प्रभात सिंह
चौहान, पीसीएम से इन्होंने पैसा लेके रखा हुआ है। दूसरा, इन्होंने पैसा लिया हुआ है बांडिया से। बांडिया जो है ना अपने राजपाल यादव जी, उनसे भी इन्होंने पैसा लेके रखा है। बांडिया से भी पैसा लिया हुआ है। तीसरे में इन्होंने जीतू से भी पैसा लिया हुआ है और जीतू भी पैसा मांगने अचानक से आ गया उसी जगह पे। और चौथे में वो नटवर झुंझुनवाला, याद है आपको, शक्ति कपूर जो मैनेजर बने होते हैं, वो भी आ गए, यानी कि नटवर झुंझुनवाला भी झुंझुनवाला, ये चारों लोग एक साथ आ गए और ये गुंडिया भाऊ से पैसे मांगने लगे कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। तो गुंडिया भाऊ ने क्या किया, यहाँ पर 4 लोगों से 4 अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट करे। एक कॉन्ट्रैक्ट करा जिसको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये जो कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले ये जो प्रभास सिंह चौहान है, इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा कि अगर जो मेरी नाव है वो आ रही है और अगर वो आ गई, यानी कि नाव अगर आ गई तो मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है, अगर मेरी नाव आ गई तो मैं आपको पैसे दूंगा। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, वेट, यानी अगर मेरी नाव आ गई तो मैं आपको पैसे दूंगा। प्रभास सिंह चौहान ने कहा ठीक है। इन्होंने बांडिया से एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करा बांडिया के साथ, और बांडिया से ये बोला कि अगर मेरी नाव नहीं आई, अगर मेरी नाव नहीं आई तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। बांडिया ने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या नुकसान है, पैसे तुमको देना, तुम्हारा नाव आए या बाढ़ में जाए, अपने को क्या लेना देना है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इन्होंने किया जीतू के साथ, और जीतू से ये बोला कि अगर 1 हफ्ते के भीतर मेरी नाव आ गई, यानी कि विदिन अ वीक अगर मेरी नाव आ गई, ठीक है, तो मैं तुम्हें पैसे तुम्हारे दे दूंगा। ये जीतू के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट था। और चौथा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया नटवर झुंझुनवाला के साथ, और नटवर झुंझुनवाला से ये कहा कि अगर 1 हफ्ते के भीतर मेरी नाव नहीं आई, ठीक है, नाव नहीं आई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब यहाँ पे इन्होंने 4 कॉन्ट्रैक्ट 4 अलग अलग लोगों के साथ किया है। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। प्रभास सिंह चौहान यानी कि ओमपुरी के साथ उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मेरी नाव आ गई तो मैं आपको पैसे दूंगा। बांडिया से इन्होंने ये बोला कि अगर मेरी नाव नहीं आई तो मैं तुमको पैसे दूंगा। जीतू से इन्होंने ये बोला कि अगर मेरी नाव 1 हफ्ते के भीतर आ गई तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। और नटवर झुंझुनवाला से ये बोला कि अगर 1 हफ्ते के भीतर नहीं आई मेरी नाव तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब हर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस, हर कॉन्ट्रैक्ट के 3 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि वो हो सकता है, दूसरा है कि नहीं भी हो सकता है, और तीसरा है कि इम्पॉसिबल हो सकता है। ऐसे ही इसमें भी 3 हो सकते हैं, 3 इसके कॉन्सिक्वेंस, इसके भी 3 कॉन्सिक्वेंस, और इसके भी 3 कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर नाव आ गई तो भाई जब नाव आ गई है तो इनका ये जो प्रभास सिंह चौहान का और गुंडिया भाऊ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा मैच्योर। और इस वजह से, क्योंकि नाव आ गई है और यही चीज़ इनका कॉन्सेप्ट, यही कॉन्ट्रैक्ट था कि नाव आ जाएगी तो मैं पैसे दूंगा, तो ये इस वजह से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सिएबल हो जाएगा गुंडिया भाऊ और प्रभास सिंह चौहान के बीच में। और अगर मान लो नाव नहीं आई, ठीक है, अगर बांडिया के साथ इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर नाव नहीं आएगी, और अगर नाव नहीं आई तो बांडिया के साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सिएबल हो जाएगा। और अगर नाव 1 हफ्ते में आ गई तो जीतू के साथ इनका ये कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा और एनफोर्सिएबल हो जाएगा। और अगर 1 हफ्ते के भीतर नहीं आई तो यहाँ पर नटवर झुंझुनवाला जो वाला कॉन्सेप्ट है वो एनफोर्सिएबल हो जाएगा। ये तो मैं आपको एक बेसिक वो दे रहा हूँ। अब इन तीनों ही कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक करके इन तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट को। जल्दी आइएगा मत, आराम से बैठ के सुनिएगा, फिर आपको मैं पूरे प्रोविज़न भी समझाऊंगा और वो अच्छे से समझ में आएगा, आप दोबारा भूल नहीं पाएंगे, ये वादा है मेरा। ठीक है, तो तीनों ही उसको समझाते हैं। जैसे इसके 3 कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि नाव आ जाए, और अगर नाव आ गई तो मैच्योर हो जाएगा भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो जाएगा,
और वैलिड होने की वजह से ये एनफोर्स किया जा सकता है, यानी कि इसको एनफोर्स किया जा सकता है। और अगर नहीं आई, अगर मान लो नाव नहीं आई या इम्पॉसिबल हो गया, नाव डूब गई या सब लोग मर गए या नाव किसी दूसरे रास्ते पे चली गई, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इन दोनों ही कंडीशन में ये जो प्रभात सिंह चौहान और गुंडिया भाऊ के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा वॉइड। ये तो पहला कंडीशन हुआ, ये तो पहला कॉन्ट्रैक्ट का सीन हुआ। सेम चीज़, एक मिनट, सेम चीज़ हम लोग अपनाते हैं स्मार्ट वर्क, सेम चीज़ करते हैं बांडिया के साथ। बांडिया के केस में भी यही हुआ कि बांडिया से इन्होंने ये कहा था कि अगर नाव नहीं आएगी, ठीक है, तो हम तुम्हें वो करेंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे। अब इसमें भी तीन चीज़ हो सकता है। तीन चीज़ क्या होगा, गलत हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा कि नाव अगर आ गई तो भाई नाव आने की वजह से बांडिया के साथ तो जो गुंडिया भाऊ का कॉन्ट्रैक्ट था वो आने की वजह से, क्योंकि नाव आ गई है तो ये हो जाएगा वॉइड। और अगर मान लो नाव नहीं आई तो इनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड और एनफोर्सिएबल। और अगर इम्पॉसिबल हो गया कि नाव आ ही नहीं सकती, वही सेम सीन डूब गई या किसी दूसरी जगह पे चली गई दिशा भ्रम की वजह से, तो इम्पॉसिबल हो गया। और इम्पॉसिबल होने की कंडीशन में भी ये, क्योंकि आ नहीं रही है, इसी वजह से वैलिड हो जाएगी और प्लस इसको एनफोर्स किया जा सकता है। ये तो सीन हुआ बांडिया के साथ। अब हम आते हैं इसी चीज़ को जीतू भैया के साथ, कि जीतू के साथ क्या होगा। वेट, हाँ, तो जीतू के साथ भी सेम सीन होने वाला है कि अगर विद इन 1 वीक आई, क्योंकि जीतू के साथ इनका यह कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर आई तो हम तुमको पैसे देंगे। तो अगर मान लो नाव आ गई तो ये वैलिड होगा प्लस एनफोर्सिएबल होगा। और इन दोनों ही कंडीशन में, यानी कि अगर नहीं आई या फिर इम्पॉसिबल हो गई, इन दोनों ही कंडीशन में हो जाएगी वाइड। और अगर नेटवर्क लाल के केस में देखा जाए तो नाव को 1 हफ्ते में नहीं आने पर इन्होंने पैसे देने थे। तो अगर 1 हफ्ते में नहीं आई, मान लो 1 हफ्ते के अंदर आ गई, तो इनका नटवर लाल और गुंडिया भाऊ के बीच में जो ये एग्रीमेंट है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो हो जाएगा वॉइड, क्योंकि नहीं आना चाहिए था, आ गई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और अगर नहीं आई या आना ही इम्पॉसिबल हो गया तो वैलिड हो जाएगा। और नटवर लाल जो है, नटवर लाल झुंझुनवाला, ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये इनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ, ये एक एग्जांपल था। अब इसके बाद जब हम अपना वो पढ़ेंगे, कहाँ गया भाई, हाँ, तो इसके बाद जब हम प्रोविज़न पढ़ेंगे, इसका सेक्शन पढ़ेंगे, तो वो आपको बहुत ही तेज़ तरीके से समझ में आएगा। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यानी कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी व्यक्ति के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी अनसर्टेन इवेंट पे कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, कि अगर वो इवेंट घटित हो गया तो हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये इलस्ट्रेशन है कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹10,000 इफ बी हाउस इज़ बर्नड। और ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हाउस बर्न हो भी सकता है, जल भी सकता है, नहीं भी जल सकता है। तो अगर वो जल गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मैच्योर और ए को पैसे देने पड़ जाएंगे, बी को नहीं जला, वॉइड हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 32 पे। सेक्शन 32 बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, यानी कि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट कराना जबकि कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ पे था कि अगर कोई इवेंट हैपन हो गया, मतलब हो गया या होने पे ही था। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इन एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स हैपेंस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैपेंड। इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब इसको आप याद करिए, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि गुंडिया भाऊ और जो प्रभात सिंह चौहान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो इसी बात पे तो कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर मेरी नाव आ गई तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। सेम चीज़ है कि अगर भाई नाव, और उसके बाद अगर नाव आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड और इसको एनफोर्स कराया जा सकता है, यानी कि प्रभात सिंह चौहान इसको एनफोर्स करा सकते हैं। और अगर नहीं आई या इम्पॉसिबल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। सेक्शन 32 यही चीज़ कहता है, गुंडिया भाव वाले से कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा।
सेक्शन 33 क्या कहता है? सेक्शन 33 ये कहता है एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before. यानी कि अब इसको फिर से याद करिए, जो गुंडिया भाऊ और बांडिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, वो यही कॉन्ट्रैक्ट तो था कि अगर मेरी नाव नहीं आई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा. यानी कि कोई ऐसा इवेंट था जो कि नहीं हैपन होना था, अनसर्टेन इवेंट था जिसको नहीं होने पे पैसे लगाए गए थे, और अगर वो भाई नाव नहीं आ पाई तो ये हो गया वैलिड, और वैलिड होने की वजह से भाई अप्रूव्ड हो गया, कोलेट्रल इवेंट घट गया, और ये बांडिया जो है वो एनफोर्स करा सकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को. और अगर वो आ गई नाव तो उसकी वजह से भाई ऐसा हो गया कि वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद हो गया. और अगर कि इम्पॉसिबल हो गया, वो इवेंट हो ही नहीं पाया, तो फिर से वैलिड हो जाएगा. सेक्शन 34 क्या कहता है? सेक्शन 34 थोड़ा अलग है, इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे. सेक्शन 35 ये कहता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड विच आर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम. Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of time fixed such event has not happened, or if before the time fixed such event becomes impossible. पूरा प्रोविज़न पूरा पढ़ने के बाद आपको यही लगेगा कि ये मैंने आपको कुछ देर पहले जो एक एग्जांपल दिया था ना, गुंडिया भाऊ और जीतू वाला, कि जीतू के साथ उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बेटे मेरे बच्चे, अगर नाव जो मेरी है वो 1 हफ्ते के भीतर आ गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा. यानी कि यहाँ पे एक इवेंट हैपन, गलती हो गई, इवेंट हैपनिंग की बात हो रही है, किसी इवेंट के हैपन होने की या घटित होने की, और प्लस टाइम पीरियड दिया गया है. तो अगर वो उस दिए हुए टाइम के अंदर वो इवेंट हैपन हो जाता है, वो घटना घटित हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाएगा, और इसकी वजह से जीतू यहाँ पर एनफोर्स करा सकता है. और अगर वो विद इन टाइम नहीं हो पाया, टाइम के बाहर जाके हुआ, या टाइम एक्सपायर हो चुका है और नाव नहीं आई, या फिर ऐसा हो गया कि इम्पॉसिबल हो गया, नाव गायब हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा और कोई एनफोर्स नहीं करा सकता. सिंपल है. और सबसे लास्ट, हाँ ठीक है, और सबसे लास्ट यही है, सेक्शन 36. सेक्शन 36 बात करता है एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड whether the impossibility of event is known or not the parties to the agreement of the time when it is made. अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है, ठीक है, बब्बू ने पैसे उधार लिए हुए थे डब्बू से. ठीक, यहाँ पर इन्होंने डब्बू से पैसे उधार लिए हुए थे, अच्छा खासा रुपया था. डब्बू गए पैसे मांगने बब्बू के पास. बब्बू ने कहा यार पैसे तो तुम्हें दे देंगे, आज है नहीं, ऐसा करो कि 31 फरवरी को आ जाओ, 31 फेब को आ जाओ और हम तुमको पैसे दे देंगे. डब्बू यकीन मानकर चले गए. कुछ दिन बाद जब डब्बू को फरवरी पूरा बीत गया, उनको लगा कि यार ये पैसे तो ये देने नहीं आए. जब उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया तो कोर्ट ने कहा कि अरे मंदबुद्धि, 31 फेब ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल इवेंट को, इम्पॉसिबल अनसर्टेन इवेंट को लेके है, तो वो हो जाएगा वॉइड. यानी कि हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक इम्पॉसिबल अनसर्टेन इवेंट के बारे में है, उसके होने या होने के बारे में है, तो वो वॉइड हो जाएगा. यही सेक्शन 36 बताता है. अब आते हैं 34 पे. 34 ये कहता है इवेंट व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ it is the future conduct of a living person. If the future event on which, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time. The event shall not be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that the should
गलती से ही शुड लिखना चाहिए था, ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डेफिनाइट टाइम और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिजेंसी। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट उस बिहाफ पे किया गया, उस एक्ट पे किया गया जो किसी लिविंग पर्सन के एक्ट पे है, क्योंकि लिविंग पर्सन का एक्ट ना बड़ा अनसर्टेन सा होता है, कभी भी कुछ भी कर देगा। तो अगर उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है कि जिस एक्ट का प्रभाव ये हुआ है कि जिस चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो उसको इम्पॉसिबल कर दे, तो इसकी वजह से वो जो एग्रीमेंट है वो वाइड हो जाएगा। कैसे, ऐसे बताते हैं आपको। आपको याद है ना छुप छुप के मूवी में ही, यहाँ पे गुंडिया भाऊ के पास था शाहिद कपूर, जीतू, ठीक, और इधर प्रभास सिंह चौहान के पास थी करीना कपूर, इनका मुझे नाम नहीं पता, करीना कपूर, ठीक, और इन दोनों की उम्र हो रखी थी शादी करने के लिए। तो इन दोनों ने, गुंडिया भाऊ और प्रभास सिंह चौहान ने, दोनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट करा कि ऐसा करते हैं, अगर इतने दिनों में या फ्यूचर में इन दोनों ने शादी कर ली तो हम दोनों अपना जो ये नाव वाला बिजनेस है इसको मर्ज करके एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा ट्रांसपोर्ट और वेसल वगैरह का काम करेंगे। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के बारे में है, लिविंग पर्सन के एक्ट पर, कंडक्ट पर डिपेंड करता है, और इसी पर ये कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर पता चला कि शाहिद कपूर को तो जो करीना के साथ दूसरी लड़की थी ना, श्वेता तिवारी या कुछ नाम था उसका, मुझे नाम नहीं पता, उन पे आ गया दिल और उन्होंने उसके साथ रचा ली शादी। और इनके इस एक्ट की वजह से ये जो एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाइड हो गया, क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया, उन्होंने उससे शादी कर ली। अब करीना से शादी करना तो संभव नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ दिन बाद शाहिद और उनके बीच में मामला हो जाए और वो वहाँ से तलाक लेके करीना कपूर से कर लें, लेकिन ये बहुत दूर की चीज़ है, ये रिमोट चीज़ रहेगी। पास की बात ये है कि इनके, शाहिद कपूर के इस एक्ट की वजह से ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा हो गया है कि इम्पॉसिबल हो गया है, और इसके इम्पॉसिबिलिटी की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, यहाँ पे आपको ये बता दें कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की खास विशेषता क्या होती है, जिसको मैं पहले ही बता देना चाहिए था, अभी बता रहे हैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें दो इवेंट्स होते हैं। पहला जो इवेंट होता है वो होता है सब्सीक्वेंट इवेंट, और जो दूसरा होता है वो होता है कोलैटरल इवेंट। ये गलती से यहाँ डबल एल होना चाहिए था। सब्सीक्वेंट इवेंट वो इवेंट है, जैसे कि मान लीजिए ए ने बी से वादा किया कि अगर तुम्हारा घर जल गया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो यहाँ पर पैसे देना बंदे का, ए का पैसा देना, जो रुपया देगा, वो सब्सीक्वेंट इवेंट है, जहाँ पे वो कंसिडरेशन दे रहा है। और यहाँ पर घर जलना, ये आग लगा देते हैं, ये घर का जलना, ये कोलैटरल इवेंट हो गया। और ये सब्सीक्वेंट इवेंट तभी घटित होगा जबकि कोलैटरल इवेंट घटित होगा, यानी कि सब्सीक्वेंट इवेंट का होना कोलैटरल इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और यही पूरा पचड़ा मिलके कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को बनाता है। तो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा वादा है मैं 12 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और अगर ये मुहिम पसंद आ रही है तो साझा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।